अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल चल रही थी लीज और बाय डिसीजन में लेसीज के केसेस को लेके। लेसीज के दो केसेस हमने डिस्कस किए, एक फिजिबिलिटी प्लस फाइनेंसिंग का और एक सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन अगर हमने लेसी का लेना हो तो क्या है कैश फ्लोज जो रेलिवेंट होते हैं डिसीजन लेने के लिए, और क्या सूटेबल डिस्काउंट रेट है और किस तरह हम डिसीजन लेते हैं डिफरेंट इलस्ट्रेशंस। और एक पास्ट पेपर क्वेश्चन भी हमने इस पर देखा था। तो कोई सवाल, रीपेमेंट शेड्यूल बनाना, लोन विद इंटरेस्ट इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होना हो, लोन का प्रिंसिपल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होना हो, लोन बुलेट इंस्टॉलमेंट में पे होना हो, ये सिनेरियोज भी हमने डील किए थे। तो कोई इशू जी, लेसी का सिनेरियो को हम कंप्रीहेंसिवली कवर कर चुके हैं डिफरेंट इलस्ट्रेशंस की मदद से। आज का हमारा एजेंडा लेसर पे काम करने का है। तो कोई सवाल जी, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अच्छा, आप वो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, मैं हाथ खड़ा करना चाह रहे हैं। आपका कहना है कि अगर हमें इंटरेस्ट रेट जिस पे, जैसे हमने पिछले सवाल देखा उसमें क्या जी 11% पे लोन लेगा, वो हमें 11% ना कहे, वो काइबोर प्लस 3 कह दे, फ्लोटिंग रेट पे लोन कह दे जी, फ्लोटिंग रेट दे दे और प्लस स्प्रेड हमें बता दे, तो हम जो काइबोर प्लस स्प्रेड ऐड करके रेट पे पहुंच जाएंगे और आगे वही कहानी है, रेट को 1 - t कर देंगे। ठीक है, वी विल अज्यूम कि ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट द रेट, डिस्काउंट रेट विल नॉट चेंज। दिस इज द नॉर्मल अजम्पशन दैट वी विल फॉलो। ठीक है, नॉर्मल अजम्पशन हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यही रहती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवर द लाइफ विल रिमेन द सेम, अनलेस वो हमें कहे, जैसे हमने चेंजिंग डिस्काउंट रेट की डिस्काउंटिंग भी सीखी हुई है, अगर वो कह दे जी इसे इस तरह फ्यूचर में बदलना एक्सपेक्टेड है तो फिर चेंजिंग डिस्काउंट रेट से हम उसकी डिस्काउंटिंग कर लेंगे। अगर वो हम बताएगा, अगर वो हमें एक ही रेट देता है तो हम कॉन्स्टेंट अज्यूम करेंगे ओवर द लाइफ। ठीक है, अच्छा जी, लेसर की थोड़ी सी बात करें। फिर हमने जैसे बात की थी, लेसर में हमें दो तरह के केसेस आ सकते हैं। एक केस है हमें फिजिबिलिटी कहा जाए लेसर की, evaluation of investment in asset to provide it on the lease using NPV, कि लेसर एसेट एक्वायर करके लीज पे देना चाह रहा है, क्या ये ऑप्शन फीजिबल है या नहीं। एक ये क्वेश्चन आ सकता है हमें। और दूसरा हमें लीज रेंटल की कैलकुलेशन करने को कहा जा सकता है टू ब्रेक इवन और टू अचीव अ टारगेट एनपीवी। सो बेसिकली जो केस 2 है, इसके फर्दर दो सिनेरियोज बन सकते हैं। इनकी अप्रोच सेम ही है, केस 2 की अप्रोच सेम है विद अ वेरी माइनर डिफरेंस। इनकी कैलकुलेशन में ज़रा फर्क आता है कि ब्रेक इवन का रेंटल लेना हो तो क्या करना है, अगर टारगेट एनपीवी के हिसाब से रेंटल निकालना है तो एक माइनर सी एडजस्टमेंट में करनी पड़ती है। ओवरऑल इस केस की अप्रोच सेम रहती है। तो जनाब हम पहले फिजिबिलिटी, लेसर की फिजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो लेसर की फिजिबिलिटी में आपस की बात है, कुछ नया नहीं है हमारे लिए सीखने को। नॉर्मल जिस तरह बिजनेस में हम किसी कैपिटल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करते हैं, इसकी अप्रोच भी वैसे ही है। लेसर एसेट बाय करेगा और उसको यूज करने के बजाय लीज पे दे देगा। नॉर्मली क्या होता है, बिजनेसेस एसेट बाय करते हैं, उसको यूज करके अर्न करते हैं, जिसमें रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाते हैं। बट लेसर के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या होंगे, लीज रेंट एंड इट्स टैक्स इफेक्ट, जो उसके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं। और अक्वायर करके जो इस्तेमाल करने वाली बात है वो तो वैसे ही है कि जो आपने खरीदा है उसकी डेप्रिसिएशन एटसेक्ट्रा जो उसके बेनिफिट्स होते हैं या कॉस्ट होती है उस तरह कैलकुलेट की जाएंगी। तो जनाब फिजिबिलिटी में जाएं, अब फिजिबिलिटी में फाइनेंस लीज भी हो सकती है, ऑपरेटिंग लीज भी हमें कहा जा सकता है। बट हमें पता है फाइनेंस लीज हो, ऑपरेटिंग लीज हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो ऑपरेटिंग लीज ही ट्रीट होती है। जैसे लेसी के लिए हर लीज ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टैक्स में, इसी तरह लेसर के लिए हर लीज ऑपरेटिंग लीज है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी टैक्स के लिए भी। लेकिन बहरहाल उनकी नेचर चूंकि एग्रीमेंट की डिफरेंट होती है तो कैश फ्लोज थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे अगर हम फाइनेंस लीज की कहानी डिस्कस करें तो लेसर के रेलेवेंट कैश फ्लोज क्या होंगे, रेंटल इनकम होगी, टैक्स ऑन रेंटल इनकम होगी, टैक्स ऑन अलाउबल डेप्रिसिएशन है, एसेट कैश फ्लोज क्या होंगे उसको हम बाद में करते हैं, और स्क्रैप वैल्यू है। ये कैश फ्लोज अभी हम डिस्कस करते हैं। अगर ऑपरेटिंग लीज पे देते हैं एसेट तो रेंटल इनकम होगी, उस पर आपको टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन एज बिफोर, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टैक्स सेविंग ये भी आ जाती है। वी रिमेंबर फाइनेंस लीज में मेंटेनेंस कॉस्ट जिम्मेदारी लेसी की होती है, ऑपरेटिंग लीज में मेंटेनेंस कॉस्ट की जिम्मेदारी लेसर की होती है। तो यहां पे एक एडिशनल कॉस्ट कैश फ्लो आ जाता है, बाकी सारा ट्रीटमेंट वही रहता है, सिर्फ ये एक एडिशनल कैश फ्लो आ जाता है। फाइनेंस लीज में ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऑपरेटिंग लीज में ही आ जाता है। और आगे नीचे वही एसेट कैश फ्लोज है, ये कॉमन है। यहां पे हो, यहां पे एसेट तो खरीदा ना आपने, अब खरीदा कैसे, आपने बोरोड फंड से खरीदा या अपने पैसे से खरीदा, उसके मुताबिक। अच्छा इसको, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैंने ये अपडेट कर दिया वह है नोट्स में, स्लाइड में ये चीज़ अपडेट नहीं है, मैं इसको जरा नोट्स से आपको शेयर कर लेता हूँ। ये कैश फ्लो की जो लिस्ट है पेज नंबर 70 की बॉटम पे आ रही है।
आपने अगर एसेट ओन्ड फंड से लिया है तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेनी है सिर्फ। जरा देखिएगा, स्क्रैप वैल्यू ऊपर ले चुके हैं, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन पहले ले चुके हैं। सिर्फ अगर ओन्ड फंड से एसेट लिया है तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो में लेंगे। अगर आपने बोरोड फंड से एसेट लिया है तो आप रीपेमेंट लेंगे, और अगर इंटरेस्ट पे उस पर टैक्स सेविंग लेंगे। ठीक है, आप प्रिंसिपल पेमेंट रीपेमेंट शो करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट शो करेंगे, और उनकी रेसिप्रोसिटी टैक्स सेविंग शो करेंगे। ये हमने ऑलरेडी ये देखा है, जैसे हम कल कर रहे थे वही चीज है। ठीक है, अब लेसर के पास अपने ओन फंड भी हो सकते हैं, उससे एसेट लोगे तो आपके कैश फ्लोज क्या बन रहे हैं, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो में, एक टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, और एक स्क्रैप वैल्यू, 3 आइटम है। लेकिन अगर आप एसेट ले रहे हो बोरोड फंड से तो डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग और स्क्रैप वैल्यू तो वही की वही है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट अब आप नहीं कर रहे। कल वाली कहानी जैसे हमने कल दिखा था, लेंडर पे कर देगा इसके बिहाफ पे, ये प्रिंसिपल पे करेगा, ये इंटरेस्ट पे करेगा, और इंटरेस्ट की एसोसिएटेड टैक्स सेविंग लेगा। अब वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेमेंट जैसे 3 सिनेरियोज बनाए थे कल हमने, वैसे ही हो सकते हैं लेसर के लिए भी। तो ये जनाब हमारा सिनेरियो 1 है जी। कोई सवाल इसमें, कोई चीज आपका इस केस पे हमें एग्जांपल आगे हम कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में ही हमें मिलेगा करने को, डील करने को, अदरवाइज हमें पास एग्जांपल इस केस पे अवेलेबल नहीं है। बट आई थिंक दिस शुड नॉट बी एन इशू टू absorb the concept that we have discussed here. हम जरा पहले ये सिनेरियोज डिस्कस कर लें, इसके बाद हम एग्जांपल्स पे जाएंगे। तो सिनेरियो 1, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी फाइनेंस लीज की है या ऑपरेटिंग लीज की है, उसको कैसे टैकल करना है, और बोरोड फंड से ले रहे हैं तो कैसे होगा, ओन फंड से ले रहे हैं तो कैश फ्लोज कैसे बनेंगे। अच्छा जी, लेसर का सेकंड केस, और सेकंड केस में पहले लीज रेंटल टू ब्रेक इवन वाली बात करें। लीज रेंटल टू ब्रेक इवन के लेसर कितना लीज रेंटल चार्ज करे कि प्रोजेक्ट ब्रेक इवन हो जाए। अच्छा, यहां पे एक थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट है इस जो मैंने स्टेटमेंट बोली कि कितना रेंटल चार्ज करें कि ब्रेक इवन हो जाए। टेक्निकल फॉल्ट ये है इस स्टेटमेंट में कि ब्रेक इवन की जो टर्म है ना, वो तो अकाउंटिंग टर्म है। अकाउंटिंग टर्म में ब्रेक इवन का मतलब होता है इट्स an activity level where total revenue is equal to total cost, means you earn zero profit. और हम DCF एनालिसिस कर रहे हैं, DCF एनालिसिस में तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो ब्रेक इवन का मतलब टर्म कहां से आई बीच में। तो बेसिकली ये टर्म मिसफिट है। यहाँ पे प्योर एकेडमिक टर्म में देखें तो ब्रेक इवन की टर्म यहाँ पे मिसफिट है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देखते हैं, ये आईकैप के एग्जाम में जो टर्म यूज हो रही है, ये हमें बता रही है ब्रेक इवन इज अ पॉइंट वेयर एनपीवी विल बी जीरो। एकेडमिकली दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन, बट यहां पे मीनिंग यही लिया जाता है इसका। ठीक है, अगर आपको डीसीएफ के टर्म में, डीसीएफ के सिनेरियो में ब्रेक इवन का मतलब, ब्रेक इवन की अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए तो वहां पे यही मतलब लिया जाएगा कि ऐसा पॉइंट यहां पे पीवी ऑफ बेनिफिट्स एंड पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए, जीरो एनपीवी हो जाए। तो हमसे यहां पे कहा जा सकता है कि जी ब्रेक इवन रेंटल बताओ। हमने अभी जो बात यहाँ पे पढ़ी थी कि भाई हम फिजिबिलिटी करते हैं, तो फिजिबिलिटी में हमें रेंट बताया जाता है, हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कैश फ्लोज लेंगे, और फिर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिस्काउंट करके फिजिबिलिटी करते हैं। फिजिबिलिटी है ना ये पहला केस। तो फिजिबिलिटी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डिस्काउंट किया, पॉजिटिव एनपीवी सेट कर लो, नेगेटिव एनपीवी रिजेक्ट कर दो, ये तो केस हो गया सीधा साधा। अब वो कह रहा जी रेंट आपको नहीं पता, रेंट बताओ किस रेंट पे प्रोजेक्ट ब्रेक इवन करेगा, किस रेंट पे प्रोजेक्ट ब्रेक इवन करेगा। अब रेंट से रिलेटेड 2 कैश फ्लो है, रेंट पता होगा तो टैक्स ऑन रेंटल के लिए होता है, ऐसे ही। और रेंट वो कह रहा है जी एक्स है हमारे लिए, लेकिन उसने एनपीवी की फिगर में दे दिया, दैट विल बी जीरो। यहां पे बनती है इक्वेशन। ठीक है, आप ये एक्स लोगे, इसको टैक्स 30% एक्स टैक्स बन जाएगा, और इक्वेशन बनाओगे जिसमें आप कहोगे एनपीवी तो जीरो आनी है, तो सॉल्व इट फॉर एक्स। वो इक्वेशन कैसे बनती है, जब हम इससे ब्रेक इवन रेंटल पूछा जाएगा तो जनाब ये इसके स्टेप्स आ जाते हैं। आप सबसे पहले एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज लीजिए, मतलब अदर देन लीज रेंटल। ना आपको लीज रेंटल का पता है, ना आपको उस पर टैक्स का पता है, उन 2 को छोड़ दीजिए, उसके अलावा सारे कैश फ्लो ले लीजिए, और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 10% उनकी एनपीवी कैलकुलेट कीजिए। लेट्स अज्यूम वो एनपीवी आई 10 मिलियन, मतलब हमने सारे कैश फ्लो हमें गिवन थे, हमने ये 2 हमें फिगर्स अवेलेबल नहीं है। लेट्स अज्यूम हम इस सेट पे चल रहे हैं, हमने तमाम कैश फ्लोज इन 2 के अलावा लिए, एसेट की कॉस्ट, उसके टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू। हमने इन कैश फ्लोज की पीवी ले ली 10% पे, से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, से वो आई 10 मिलियन। फिर हमने अज्यूम किया हमारा रेंटल एक्स है,
अगर रेंटल एक्स है, 30% टैक्स है इन द सेम ईयर, तो फिर हमारे रेंटल के कैश फ्लो क्या बनेंगे? 1 से 5 तक एक्स का इनफ्लो आएगा लेसर को, और 1 से 5 तक 0.3 एक्स की टैक्स पेमेंट जाएगी, आउटफ्लो होगा। तो जनाब हमने 10% का फैक्टर लेके ये पीवी ऑफ बेनिफिट कैलकुलेट कर लिया। इक्वेशन क्या बनी? एट ब्रेक इवन पीवी ऑफ एसेट कैश फ्लो इज इक्वल टू पीवी ऑफ रेंटल लेस पीवी ऑफ टैक्स पेमेंट। यही है ना, ये पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये पीवी ऑफ बेनिफिट्स। एट ब्रेक इवन ये दोनों बराबर हैं, पुट इन द वैल्यूज। इसकी वैल्यू आपने 10 मिलियन ली यहां पे, और इस पार्ट की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट की। सॉल्व इट फॉर एक्स, 3.768 मिलियन। ब्रेक इवन रेंटल कैलकुलेट करने का तरीका। ये स्टेप्स आप नोट्स में पेज 70 के बॉटम पे आ रहे हैं, इनको रीड थ्रू कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन के इसका तो सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, इनको यहीं से फॉलो कर लें, कैलकुलेशन को फॉलो कर लें। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया पूछ लीजिए। इस कैलकुलेशन को फॉलो कर लीजिए, कोई चीज समझ नहीं आती पूछिए। ब्रेक इवन रेंटल कैलकुलेट करना। ब्रेक इवन रेंटल का मतलब पीवी ऑफ बेनिफिट्स माइनस पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 0। इन अदर वर्ड्स पीवी ऑफ बेनिफिट्स इज इक्वल टू पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपकी पीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, ये पीवी ऑफ बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स लेस एसोसिएटेड टैक्स। ठीक है जी। तो एट ब्रेक इवन इन दोनों को बराबर होने हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसमें हमने एक्स अज्यूम करके इसका भी हमने वेरिएबल डेवलप करनी है। सॉल्विंग इट फॉर एक्स, ये हमारा एनुअल रेंटल है। और बाय द वे ये रेंटल, ये भी जरा तवज्जो कीजिएगा, ये रेंटल पेएबल इन एरियर्स है। कोई रेंटल पेएबल इन एडवांस भी कह सकता था कि जी व्हाट शुड बी द एनुअल रेंटल पेएबल इन एडवांस विच विल ब्रेक इवन। तो फिर हम यहां क्या करते हैं? 0 to 5, यहां 0 to 4, यहां 1 to 5। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये हमने एरियर रेंटल के हिसाब से ब्रेक इवन एरियर रेंटल पे कब होगा, ब्रेक इवन एडवांस रेंटल पे कब होगा, हम यहां पे 0 to 4 कर देते, बाकी सारी कहानी ऐसी रहती। जी कोई सवाल? अच्छा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लेकिन मैं पहले करूं केस बी भी बड़ा सिंपल से उसको डिस्कस कर लें, जिसमें हमें रेंटल टू अचीव टारगेट एनपीवी कह सकता है। तो टारगेट अगर हमें कोई एनपीवी अचीव करनी है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी आपने 2 मिलियन की एनपीवी कमानी है, 2 मिलियन की एनपीवी कमानी है, इसका मतलब बेनिफिट्स की पीवी इससे 2 मिलियन ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पे 2 ऐड कर दो, फिर इक्वेशन बना लो, जो भी वो एनपीवी देगा आपकी इक्वेशन फिर ये बन जाएगी। पीवी ऑफ एसेट कैश फ्लोस प्लस टारगेट एनपीवी इज इक्वल टू पीवी ऑफ रेंटल लेस पीवी ऑफ टैक्स पेमेंट्स। ठीक है ना, सिर्फ आपने इस साइड पे टारगेट एनपीवी ऐड कर दी एज कंपेयर टू दिस प्रीवियस इक्वेशन। ये इक्वेशन थी ना। ब्रेक इवन करना तो दोनों को बराबर होना चाहिए। अगर टारगेट एनपीवी के साथ रेंटल चाहिए तो यहां पे आप जो टारगेट एनपीवी है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन जैसे अब यही केस हो, हमसे कहा जी 2 मिलियन एनपीवी कमाना चाहते हो, फिर क्या रेंटल चार्ज करोगे? हमने कहा जी ये 10 + 2 कर दो, ये साइड वैसे रहेगी। सॉल्व इट फॉर एक्स। अगर 2 मिलियन एनपीवी कमानी है तो 4.521 मिलियन रेंटल चार्ज करना है एनुअल। अगर ब्रेक इवन करना है तो 3.768 मिलियन का रेंटल चार्ज करना है। सही बात है, आपने ब्रेक इवन करना है तो आपको उतना बेनिफिट्स अर्न करना है कि आपकी एसेट्स की पीवी से मैच कर जाए। अगर आपने 2 मिलियन की एनपीवी कमानी है, इसका मतलब आपको ज्यादा बेनिफिट्स अर्न करना है, ज्यादा रेंटल चार्ज करना है। तो ये चीज का सेकंड सिनेरियो जो हमारा बनता है बेटा, 10 मिलियन में आपकी, ये देखो ना, हम पहले यहां से पढ़ते हैं। 10 मिलियन में क्या है? एसेट कैश फ्लोस। अब एसेट कैश फ्लोस क्या है? दैट डिपेंड कि आपने एसेट ओन फंड से खरीदे हैं या बोरोड से लिए हैं। ओन फंड से लिए हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन है और स्क्रैप वैल्यू है। ये 3 है अगर ओन फंड से लिए। एसेट कैश फ्लोस में ये 3 है। अगर बोरो फंड से तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन है, स्क्रैप वैल्यू है एंड ये 3 चीजें, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट की पेमेंट्स और टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। यही सीखा था ना हमने कि अगर बोरो फंड से पैसे आप एसेट खरीदते हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह ये 3 चीजें आ जाती हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट, इंटरेस्ट रीपेमेंट एंड टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमें क्वेश्चन से पता लगेगा कि हमें ओन फंड से एसेट खरीद रहे हैं या बोरोड फंड से एसेट खरीद रहे हैं। तो हमने कहा जी जिस भी तरीके से एसेट खरीदेंगे, एसेट के कैश फ्लोज लेंगे, एसेट के कैश फ्लोज की पीवी पहले स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। दूसरे स्टेप में रेंटल को एक्स अज्यूम करते हुए हम रेंटल इनकम नेट ऑफ टैक्स
उसकी पीवी मेजर कर लेंगे, एंड देन एट ब्रेक इवन these both PV should equal. At break even, these both PVs should equal. 10 million should equal to this amount. PV of rental minus PV of tax. ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लें जी. एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हम इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन हमें आया था काफ़ी पहले 2010 में, लेकिन ये लेसर के एंगल से, लेसर लेसी दोनों इसमें टच हुए में हैं. इस क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 8 नोट्स में पेज नंबर 87 पे हमारे पास आ रहा है जी. डीएस लीजिंग. डीएस लीजिंग ये आ गया जी क्वेश्चन. दो पार्ट हैं जी इस क्वेश्चन के, दो ही पार्ट हैं जी, ए बी और बी के आगे फिर दो पार्ट. पहले हम पहले पार्ट ए को ही पढ़ते हैं जी. कैलकुलेट द एनुअल रेंटल पेबल इन एडवांस विच डीएस शुड चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन ऑन द लीज कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तो भाई लेसर के एंगल से आ गया. लेसर क्या रेंटल चार्ज करे टू ब्रेक इवन ऑन द लीज कॉन्ट्रैक्ट, और पेबल इन एडवांस मतलब पहला रेंटल जीरो में. ठीक हो गया. तो हम इसी के रेफरेंस से पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर हम पार्ट बी पे हम बाद में जाएंगे. डीएस लीजिंग कंपनी लिमिटेड हैज बीन अप्रोच्ड बाय बीपी इंडस्ट्रीज with a request to arrange a 4-year lease contract in respect of a state-of-art machine. The cost of the machine is 20 million and the expected useful life is 4 years. The residual value at the end of the lease term is estimated at 10% of cost. DS would finance the purchase of machine by borrowing at 6%. ठीक है जी, लोन पे DS जो है लेसर बोरोड फंड्स से मशीन खरीदने जा रहा है. The interest would be payable annually and the principal amount would have to be repaid in 4 equal annual installment commencing from the end of the first year. Interest annually है, principal की 4 बराबर किस्तें होनी है. ठीक है. DS provides free of cost maintenance services for all its leased assets. These services are provided by company's maintenance department whose costs are mostly fixed. If BP acquires this service from any other vendor, it would have to pay an annual fee of 3% of the cost of the machine. Insurance cost will be borne by BP and it is estimated at 4% of the cost of the machine. The tax rate applicable to both the companies is 35% and tax is payable in the next year. Allowable initial and normal depreciation on the machine is 25 and 10% respectively. The post-tax weighted average cost of capital of DS and BP are 18% and 20% respectively. Both companies follow the same financial year. It may be assumed that purchase would be finalized on the last day of the financial year. तो छोटे छोटे से पॉइंट एग्जामिनर ने डाले हुए हैं जिनको आपको तवज्जो से पढ़ना है और पिक करना है. पहला सवाल, पहला पार्ट, ब्रेक इवन रेंटल बताओ. हमने इसके क्या स्टेप पढ़े थे? स्टेप नंबर 1, लेसर के एसेट कैश फ्लोज बनाओ. स्टेप नंबर 2, उन कैश फ्लोज की पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पीवी ले लो, पीवी ऑफ एसेट कैश फ्लोज. स्टेप नंबर 3, रेंटल को एक्स अज्यूम करते हुए रेंटल की पीवी माइनस एसोसिएटेड टैक्स की पीवी मेजर करें और फिर इक्वेशन में प्लेस कर दें. यही स्टेप है ब्रेक इवन पे जाने के. क्लियर है जी हमारा काम? नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द डाटा. प्रोजेक्ट लाइफ 4 years, टैक्स इज इन एरियर्स. तो हमारे और लोन पे हम एसेट ले रहे हैं, तो लोन पे एसेट ले रहे हैं तो जीरो में तो हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा. हमारा पहला कैश फ्लो 1 से है, तो 1 से लेकर 5 तक लेसर के एसेट कैश फ्लोज हम बनाने जा रहे हैं जी. तो हमने कहा जी सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 है जी और उसका पार्ट ए है और इसमें हम सबसे पहले हम एसेट कैश फ्लोज ऑफ लेसर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये है जी परचेज ऑन बोरोड फंड्स. परचेज ऑन बोरोड फंड्स हैं. तो इस केस में हमने जैसे डिस्कस किया हमारे पास जो कॉलम बनने वाले हैं 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा जी, आइटम्स क्या क्या है हमारी तरफ तो जैसे देखिएगा हम बोरोड फंड से एसेट बाय कर रहे हैं तो हमारा एक तो प्रिंसिपल रीपेमेंट है, प्रिंसिपल रीपेमेंट है. एक हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है
और एक हमारी टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट है। एग्रीड? और अगर हमने ये एसेट ओन्ड फंड से खरीदा होता तो क्या होता इन तीन की जगह? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन जीरो ओनली। यही फर्क है सिर्फ। अगर हमने बोरोड फंड की जगह ओन्ड फंड से ये एसेट लिया होता तो हमने जीरो में सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेनी थी 20 मिलियन की। तो अब हमने चूंकि बोरोड फंड से लिया है एसेट, तो अकॉर्डिंगली हमें 3 हेड्स लेने पड़ेंगे। इसके आगे जो 2 आइटम्स आनी है वो तो सेम है, रेजिडुअल वैल्यू एंड टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। ये तो भाई आप बोरोड फंड से लो, ओन फंड से लो, इन्होंने तो सेम ही रहना है, ऐसा ही ना। किसी जगह कोई दिक्कत तो पूछेगा, और ये चीजें आपको बड़ी बारीकी से इसी तरह क्लैरिटी से याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे एग्जाम में आपको थोड़े थोड़े नंबर मिल रहे होते हैं, एक दो नंबर इसी तरह इकट्ठे हो रहे होते हैं आपके। तो हमने बोरोड फंड्स के कैश फ्लोज क्या होते हैं, ओन फंड से परचेज करें तो कैश फ्लोज क्या होते हैं, वी शुड बी क्लियर। ये क्वेश्चन बोरोड फंड्स पे है तो हम इसके हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा जी, हम रुपीज इन मिलियन में ले लेते हैं जी। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट उसने कहा जी 4 किस्तों में लोन पे करना है। टोटल लोन लोगे 20 मिलियन का, 4 किस्तें जाएंगी इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो 5 मिलियन की किस्त बनेगी ना, 5 5 5 एंड 5, ये 4 किस्तें होगी और इसी के मुताबिक 4 साल का इंटरेस्ट आएगा। लोन ले रहे हो 16% पे, तो हम सिंपली आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल को 16% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले साल का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 20 रहा होगा। 20 मिलियन का 16%, 20 मिलियन का 16%, सॉरी ओ बेटा 20 मिलियन का लोन है, पहली किस्त 5 मिलियन की जा रही है, तो पहला साल 20 मिलियन आउटस्टैंड रहा, कितना आया इंटरेस्ट 3.2। दूसरा साल इंटरेस्ट आउटस्टैंड प्रिंसिपल आउटस्टैंड रहा 15 मिलियन, 15 मिलियन का 16%, 2.4, 10 मिलियन का 15%, 16% सॉरी 1.6, 5 मिलियन का 16%, 0.8। ये इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गई। अब इंटरेस्ट पेमेंट्स पे टैक्स सेविंग इन एरियर्स, टैक्स का रेट क्या जी 35%, तो टैक्स का रेट 35% इन एरियर्स, तो 3.2 का 35%, 1.1, 2.4 का 35%, 0.84, 1.6 का 35%, 0.5, 6 एंड 0.8 का 35%, 0.28। लीजिए जी, ये हमारे एसेट कैश फ्लोज के 3 कंपोनेंट्स पूरे हो गए। बोरो एंड बाय का केस लेके, बोरो एंड बाय में हमें ये कैश फ्लोज बनाने पड़े। अगर ओन फंड से बाइंग होती तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान होती, हमें सिर्फ जीरो में 20 मिलियन का आउटफ्लो एक फिगर शो करनी थी। यहाँ पे हमें 4 और 4 8 और 4 12 फिगर डालनी पड़ी है। अगर ओन फंड से बाय किया था तो एक फिगर आनी थी 20 मिलियन की, इन सब की जगह जीरो में, ऐसा ही है। रेजिडुअल वैल्यू 20% ऑफ द कॉस्ट, ये लिखा था इसने 10% ऑफ द कॉस्ट। जी पहले पैरा की आखिरी लाइन 10% ऑफ द कॉस्ट, तो 20 मिलियन कॉस्ट है, 4 साल बाद बेचोगे 2 मिलियन आएगा। और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन वर्किंग 1, हमने कल भी ये वर्किंग बनाई थी, दोबारा बना लेते हैं। इसकी हमने जो बात सीखी थी वो थी जनाब कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 1 से लाएंगे, उसको 35% रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां प्लेस करने के लिए एरियाज में। तो वर्किंग 1 में हम डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाते हैं जाके। वर्किंग 1 में डेप्रिसिएशन का शेड्यूल 2 कॉलम बनता है जी, टैक्स डेप्रिसिएशन एक कॉलम, दूसरा ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन सेकंड कॉलम। ये शेड्यूल भी हम रुपीज इन मिलियन में ही बना लेते हैं। हमें बताया गया है कि हमारी इनिशियल डेप्रिसिएशन 25 है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10 है, तो पहली डेप्रिसिएशन 20 मिलियन पे 25% 5 मिलियन, और दूसरी डेप्रिसिएशन WDV 15 का 10% 1.5। एज अ रिजल्ट पहली डेप्रिसिएशन होगी आपकी 6.5, और इसका ईयर ऑफ क्लेम, पहली डेप्रिसिएशन का ईयर ऑफ क्लेम किस चीज पर डिपेंडेंट है? पहली डेप्रिसिएशन का ईयर ऑफ क्लेम किस चीज पर डिपेंडेंट है? डेट ऑफ परचेज। लास्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स ऊपर? लास्ट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एसेट जब लास्ट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे खरीदते हो तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल इमीडिएटली। जीरो पे किधर सोए हुए हो, क्या हो गया? कितनी दफा ये हम चीजें कर चुके हैं, मुझे लगता है कल ही ये बात की थी हमने, दोबारा या तीसरी बार। 1 2 3 4, और 4 में आएगी बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन, और टोटल डेप्रिसिएशन है 20 - 2 18।
लीजिए जी नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 1.5 का 90%, 1.35, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 1.35 का 90%, next 1.22 का 90%, 1.09, and then is the balancing depreciation. जी 7.84। ये जी हमारे पास डेप्रीसिएशन आ गई हैं 0 से लेकर 4 तक। अब हमने हर साल की डेप्रीसिएशन को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी हमें रिस्पेक्टिव टैक्स सेविंग और डेप्रीसिएशन मिलेगी। तो 6.5 इंटू 35%, 0 की डेप्रीसिएशन टैक्सेस एरियर में इसका बेनिफिट आएगा 1 में। 6.5 इंटू 35%, 2.28, 1.35 इंटू 35%, 0.47, 1.22 into 35%, 43, okay, 1.09 into 35%, 38, and 7.84 into 0.35, 2.74। लीजिए जी ये हमारे पास एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज के एसेट रिलेटेड कैश फ्लोज आ गया। अब हमने क्या करना है जी इसके साथ क्या सलूक करना है जी इन कैश फ्लोज के साथ? नेट कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है किस रेट पे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं फिजिबिलिटी का एनालिसिस है ना, फिजिबिलिटी के लिए हम ब्रेक इवन के लिए रेंटल निकालना चाह रहे हैं ना, तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट चल रहा है ना, तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट जब भी आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द डिस्काउंट रेट। तो वो है जी यहाँ पे कितना, डीएस का डिस्काउंट रेट 18% है। 18% पे डिस्काउंट कीजिए और इस ऑप्शन की पीवी कैलकुलेट कर लीजिए जी पीवी कैलकुलेट कर लीजिए इस ऑप्शन की। सम कीजिए तमाम कैश फ्लोज को और डिस्काउंट करके इनकी पीवी कैलकुलेट कीजिए। ये यकीनन नेगेटिव पीवी आएगी क्योंकि ये बेनिफिट्स नहीं है, सिर्फ कॉस्ट है।
जी 12.61 नेगेटिव 12.61। अच्छा जी, हमारे पास एक चीज़ जो मैं डिस्कशन में आपके नहीं ला सका, मैं मुझसे मिशन में होगी डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पैरा नंबर 3, डीएस प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस सर्विस टू ऑल इट्स लीज्ड एसेट। डीएस एसेट लीज पे देगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब वो इस मेंटेनेंस के अगेंस्ट लेसी से कोई पैसे वसूल नहीं करेगा। तो पैसे वसूल नहीं करेगा वो तो कहानी हमारी से गर्ज नहीं, अभी तो हम एसेट कैश फ्लोज पे इंटरेस्टेड हैं। हाँ, हमारे लिए तो रेलेवेंट ये था कि क्या जो ये मेंटेनेंस कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है इस पे इसका अपना को खर्चा होगा, फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब इस एसेट की वजह से कोई एडिशनल खर्चा नहीं है, तो इसलिए इरेलेवेंट। यहां पे वो लिख सकता था फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देगा जिसकी वजह से सालाना खर्चा इसको से 1 मिलियन पड़ेगा। तो अगर वो लिखता तो हमें वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी लेनी थी और उसकी एसोसिएटेड टैक्स सेविंग भी लेनी थी। बट यहां पे उसने कहा मेंटेनेंस कॉस्ट देंगे, मेंटेनेंस सर्विसेज देंगे, बट कोई खर्चा उसका नहीं होगा, तो इसलिए हमने वो उसको इग्नोर कर दिया एनालिसिस में। तो एसेट कैश फ्लोज में वो मेंटेनेंस कॉस्ट यहां पे शामिल नहीं हुई। जो हमने लिस्ट में अगर देखो तो ऑपरेटिंग लीज में मैं डाला हुआ था ना कि मेंटेनेंस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेसर प्रोवाइड कर रहा है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी शामिल होगी और उसका टैक्स सेविंग भी आएगी। यहां पे मेंटेनेंस जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उस पर खर्चा कुछ नहीं हो रहा हमारा, इसलिए हमने उसको इग्नोर किया। तो पैरा का जो अगला पार्ट है ना वो लेसी के एंगल से है कि लेसी अगर लेता किसी और से सर्विस तो उसको कितने की पड़ती, हमारा से कोई लेना देना नहीं है एज फार एज पार्ट ए इज कंसर्न। तो जनाब ये एक साइड कंप्लीट हुई। हमने कहा था जी पहले स्टेप में आप डिटर्मिन करें एसेट कैश फ्लोज की पीवी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, फिर दूसरे स्टेप में आप रेंटल एज्यूम करें आर और रेंटल की पीवी माइनस उसका एसोसिएटेड टैक्स की पीवी लें। तो जनाब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, उसमें हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम एनुअल रेंटल, एनुअल लीज रेंटल is R. Thus, income and its associated tax flows will be as under. हमारा लीज रेंटल जीरो से एडवांस रेंटल है ना, तो जीरो से 3 4 साल की लीज है, जीरो से 3 होगी। और हमने कहा जी ये आर है, ये हमारे कैश फ्लोज आ रहे हैं रुपीज़ इन मिलियन में। फिर हम इसका डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे 18% पे ही, फिर हम इसकी पीवी लेंगे, तो लीज रेंटल 0 से 3 इनकम है, इनफ्लो होगा आर। अगर ये इनकम है तो टैक्स पेमेंट्स इस पे जाएंगी। टैक्स पेमेंट एरियर में है तो जैसे देखिएगा, जब अब यहां पे हमारी assumption रहेगी जिस डेट को हमने एसेट खरीदा उसी डेट को हमें पहला रेंटल आ जाएगा एडवांस में, और वो हमने एसेट खरीदा लास्ट डे ऑफ द ईयर, पहला रेंटल भी हमें लास्ट डे ऑफ द ईयर आ गया। और असूल क्या है, रेंटल जिस ईयर में आ जाए उसी साल की इनकम हो जाता है। जीरो में आए, जीरो में इनकम बन गया, तो टैक्स पेमेंट इसकी पहली आएगी 1 में। टैक्सेस आर इन एरियस, टैक्सेस सेम ईयर में होते हैं ना, तो जीरो से पेमेंट शुरू हो जाती, बट यहाँ पे 1 से 4, और वो होगा जी 0.3 आर, 30% है ना रेट, या 35 है, 0.35 आर, 0.35 आर। तो जनाब डिस्काउंट फैक्टर लाइए 0 से 3, 18%, 0 से 3 का मतलब 18% 3 ईयर पे जाइए, 18% 3 ईयर पे जाइए, 2.174 प्लस 1, और 1 से 4 पे जाइए तो 18% 4 ईयर 2.690, ये बन जाएगी आपका 3.174 आर, और ये क्या बन गया जी 2.690 इंटू 0.35, 0.942 आर, और नेट क्या बन गया इसका, इन दोनों का सम कीजिए, 2.232 आर
ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए जी, आपने ये पीवी ऑफ एसेट निकाल लिया, ये पीवी ऑफ इनकम निकाल लिया, तो एट ब्रेक इवन हमने पढ़ा था 12.61 should be equal to 2.232 R. So what is R? 5.65 मिलियन, ये जी हमारा आर आ गया। ब्रेक इवन रेंटल 5.65 मिलियन। जी जनाब, हमने जो स्टेप पढ़े थे वो स्टेप यहां पे डेमोन्स्ट्रेट हो गए जी, ब्रेक इवन रेंटल वाले सारे। ब्रेक इवन रेंटल हमें दिया जाए तो हमने कैसे डिटर्मिन करना है, एक बार फिर स्टेप्स देख लिए जाके, और उन स्टेप की परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत है तो पूछिए। ये स्टेप्स हमने पढ़े थे पेज नंबर 70 की बॉटम पे, शायद पेज 71 की बॉटम पे, पेज 70 की बॉटम से शुरू हो रहे हैं भाई। लीज रेंटल टू ब्रेक इवन, लीज रेंटल टू ब्रेक इवन पेज 70 की बॉटम से शुरू हो रहे हैं। उन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। पहले स्टेप में हमने एसेट कैश फ्लो बोरो एंड बाय था, उसके हिसाब से एसेट कैश फ्लो लिए, उनकी पीवी ली कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। फिर हमने रेंटल को आर अज्यूम करते हुए रेंटल और उसकी एसोसिएटेड टैक्स फ्लोज की हमने पीवी ली कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और देन हमने कहा जी ब्रेक इवन पे तो पीवी ऑफ एसेट्स पीवी ऑफ रेंटल इनकम लेस टैक्स के बराबर होनी चाहिए। उसके हिसाब से रेंटल बना 5.65। आपके जो एग्जामिनर का सोल्यूशन मैं यहाँ पे साथ साथ फॉलो कर रहा था, उससे हमारा आंसर मैच नहीं किया, प्राइमरली किस वजह से कि आपके एग्जामिनर यहाँ आई कैप एग्जामिनर तो नहीं मैं कहूँगा, आई कैप ने जो सोल्यूशन दिया उसमें एरर है। वो एरर ये है कि उन्होंने पहली डेफिनेशन 1 में क्लेम की हुई है, 1 में क्लेम किया तो उसका बेनिफिट 2 में ले रहे हैं। हालांकि पहली डेफिनेशन क्लियरली उसने कहा कि ऑन द फाइनल डे ऑफ द ईयर एसेट आपने खरीदा। पहली डेफिनेशन 0 में आनी थी, और जैसे हमने यहाँ पे ली, किधर गई, ज़्यादा नीचे चलेगी क्या, हाँ ये पहली डेफिनेशन 0 में आनी थी और उसका बेनिफिट 1 से शुरू होना था। तो ये जो हमें आई कैप ने सोल्यूशन दिया उसमें ये एक एरर है, जिसकी वजह से हमारा आंसर उनसे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा डिफरेंस रह गया इस वजह से। तो जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। ये हमने केस, ये कौन सा केस डिस्कस किया जी? ये केस हमने 2-1 ऐसे ही है। लेसर के हमने जो केस पढ़े हैं, लेसर के जो हमने केसेस पढ़े हैं, उनमें हमने केस नंबर 2 लेसर केस 2 बी कह लें, नहीं बी 2A है, कौन सा पढ़ा यार, क्या कर रहे हो, ये पढ़ा, ये किया ना हमने केस 2A, हमने ये डील किया जी हमने, ठीक है। अब मैं अगर स्लाइटली इसको चेंज करूं, केस 2B बनाऊं इसको, उसने कहा था रेंटल टू ब्रेक इवन, मैं कहता रेंटल टू अर्न एनपीवी ऑफ 5 मिलियन, ठीक है। अगर मैं कहता रेंटल टू अर्न एनपीवी ऑफ 5 मिलियन, मैं जस्ट अब इसकी वेरिएशन आपसे देख रहा हूं ताकि आपको पता लगता जाए। अब ये हम अज्यूम्ड डाटा के हिसाब से चल रहे हैं, अज्यूम कहानी के हिसाब से चल रहे हैं, हम केस 2B पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टारगेट एनपीवी इज से 5 मिलियन, देन 12.61 प्लस 5 इज इक्वल टू 2.232 R, ऐसे ही है जी। तो व्हाट इज R? 7.89 मिलियन। ये हमने केस 2B भी कवर कर लिया, इट इज वेरी सिंपल। केस 2A कर लिया तो 2B भी हो गया। अब मैं आपको केस 1 का भी डाटा बना के देता हूं, आप केस 1 भी जरा इसको देखिए कैसे हैंडल होगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको जरा आई वुड लाइक के थोड़ा टाइम लगाएं, आप मुझे केस 1 हैंडल करके दें। केस 1, केस 2B कर लिया, अब केस 1। केस 1 के लिए मैं आपको कहता हूं कि इफ, ऊपर सारी कहानी छोड़ दीजिए, हमने ब्रेक इवन रेंटल निकाला, ये रेंटल निकाला, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाए आप। इफ BP इज विलिंग टू पे 6 मिलियन पर एनम,
लीज रेंटल पेएबल इन एरियर्स should DS proceed with the contract? ये हमने केस 1 बना दिया, वही कहानी है। अब बीपी ने इस एसेट की लीज रेंटल ऑफर किया, जी मैं आपको 6 मिलियन एरियर में दूंगा, 6 मिलियन एरियर में दूंगा, और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या डीएस को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। केस 1 पे जाएंगे आप, केस 1 के कैश फ्लो बनाने हैं आपने। फिजिबिलिटी करनी है ना, तो फिजिबिलिटी में क्या होता है, एसेट कैश फ्लोज और बेनिफिट्स के कैश फ्लोज इकट्ठे कर देते हैं आप। चलिए यहां पे मैं क्लियरली आपको बता भी देता हूं आपको करना क्या है। फिजिबिलिटी करनी है ना, तो एक ही सेट में आप एसेट कैश फ्लोज और इनकम के कैश फ्लो, कॉस्ट एंड बेनिफिट इकट्ठे करते हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी एनपीवी कर लेते हैं। पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दो। एसेट कैश फ्लोज ऑलरेडी आपके पास है यहां पे जी, आपने इसके नीचे सिर्फ इनकम कैश फ्लो डालने हैं, और वो क्या क्या आइटम है, एक लीज रेंटल, दूसरा टैक्स पेमेंट ऑन रेंटल। तो ये जो नेट कैश फ्लो आ रहे हैं ना, इन्हीं के नीचे यहां से कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो उठाइए, इसके नीचे दो आइटम्स, दो लाइन आइटम और डाल दीजिए। एनुअल लीज रेंटल जो ऑफर हुआ 6 मिलियन का, और उसका एसोसिएटेड टैक्स पेमेंट, देन रिवाइज कैश फ्लोज 18% डिस्काउंट फैक्टर, एनपीवी। बताइए एनपीवी क्या आएगी, एरियर्स 6 मिलियन पर एनम एरियर्स। ये ऑफर है बीपी की तरफ से। जी जनाब, क्या आ रही है एनपीवी, $1.23 million negative. DS should not accept. BP is the lessee, DS is the lesser. ठीक है, बिल्कुल हमारा डिसीजन आ गया, एनपीवी इज नेगेटिव। वेरीफाई कीजिए एनपीवी ठीक है जी, 1.23 नेगेटिव, सो डीएस शुड नॉट प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक होगा जी। तो हमने
क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट ए को किया तो हमारे लेसर के थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ हमने 3 केसेस बना के हमने लेसर के सारे केसेस कवर कर दिए, ठीक है। तो लेसर के तीनों केसेस हमने जो डिस्कस किए थे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 के 2 सिनेरियोस, हमने तीनों सिनेरियोस कवर कर लिए। तो कोई सवाल यहाँ पे जी, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत डीलिंग विद लेसर साइड ऑफ डिसीजन मेकिंग? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी को देखते हैं हम। चलें जी पार्ट बी पे, अभी कुछ लगे हुए हैं कुछ स्टूडेंट। जी बेटा, कोई दिक्कत के हो गया काम? हो गया, चलो गुड। अच्छा ये अब हम पार्ट बी को पढ़ते हैं जरा। अज्यूम बीपी हैज फॉलोइंग टू ऑप्शन फॉर फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ मशीन। अब लेसी के शूज में आ गए जी। इस सवाल में पहला पार्ट लेसर का था, अब दूसरा पार्ट लेसी का आ गया। बीपी हैज फॉलोइंग टू ऑप्शन फॉर फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ द मशीन। DS has offered to lease the machine at an annual rent of 7 million payable in advance. EFT Bank has offered to finance the machine at 18% per annum. The loan including interest would be repayable in 4 equal annual installments to be paid at the end of the each year. Insurance cost would be borne by BP. जी अब हमें कहा जा रहा है डिटरमिन विच कोर्स ऑफ एक्शन बीपी शुड फॉलो। अब ये तो सिंपली बीपी का लीज और बाय का क्वेश्चन हो गया ना, फाइनेंसिंग क्वेश्चन हो गया जो हमने कल सीखा था। ये उसकी रिवीजन आ गई है कि लीज और बाय। अच्छा जी, अब हम डिस्कशन करते हैं लीज और बाय के केस के कैश फ्लोज में। तो हमने पढ़ा था जी हम 2 सेट ऑफ कैश फ्लोज बनाएंगे। फाइनेंसिंग, चूंकि सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजन है, एसेट कैश फ्लोज बनेंगे और एसेट कैश फ्लोज में लीज के कैश फ्लोज आसान होते हैं। पहले हम लीज के कैश फ्लोज बना लेते हैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम बाय की ऑप्शन बोरो एंड बाय है उसको देख लेंगे। तो जनाब पहले हम लीज के कैश फ्लोज अगर बनाएं, अब हम पार्ट बी पे हैं जी। पार्ट बी 1, पार्ट बी 1 नहीं, 1 तो लीज ऑप्शन है। पहले हमें कहा लीज की ऑप्शन को पहले देखते हैं। तो अगर हम लीज की तरफ जाते हैं तो फिर लेसी के कैश फ्लोज क्या होंगे? एक उसको लीज रेंटल पे करना है जी, एक इसको टैक्स सेविंग और रेंटल मिलेगी। अच्छा यहां पे अगर देखिए तो पैरा नंबर 3 की बॉटम पे उसने लिखा हुआ है इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी बोर्न बाय बीपी। मतलब डीएस उसको लीज पे एसेट देगा तो इंश्योरेंस कॉस्ट बीपी ने बियर करनी है। और रिक्वायरमेंट बी के लास्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसमें भी B2 में कि वो बाय करेंगे तो भी इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी बोर्न बाय बीपी। इसका मतलब एसेट लीज पे लो, एसेट बाय करो, इंश्योरेंस कॉस्ट बीपी नहीं पे करनी है, तो इट बिकम्स इररिलेवेंट। वी कैन इग्नोर द इंश्योरेंस कॉस्ट इन बोथ द डिसीजन। क्योंकि यहां पे ध्यान रखिएगा ये फिजिबिलिटी का फैसला नहीं है, ये कंपैरिजन का है कि सस्ता कौन सा। इसमें भी लीज में भी खर्चा वही लीज इंश्योरेंस का है, बाय में भी खर्चा इंश्योरेंस का है, तो दोनों जगह इग्नोर कर दो। हां यहां पे उसने लिखा होता कि लीज में लेसर लीज इंश्योरेंस पे करेगा और बाय में लेस इंश्योरेंस पे करेगा, तो फिर हम यहां पे सिर्फ रेंटल लेते, उधर इंश्योरेंस भी ले लेते नीचे। बाय में फिर हमने पे करनी थी ना, क्योंकि हमने कंपैरिजन लाइक विद लाइक करना होता है। कंपैरिजन विद लाइक होगा। अगर लीज रेंटल इंश्योर्ड एसेट का है, जैसे कल मोहानी में भी किया था ना हमने, अगर लीज रेंटल इंश्योर्ड एसेट का है तो बाय की कॉस्ट भी इंश्योर्ड एसेट की बनानी है, ठीक है। अब यहां पे चूंकि लीज रेंटल अनइंश्योर्ड एसेट का है तो हम बाय की कॉस्ट भी अनइंश्योर्ड एसेट की बना लेते हैं, कंपैरिजन ताकि लाइक विद लाइक हो जाए। ऐसा ही आप ऊपर सेविंग ले लो या नीचे कॉस्ट ले लो, अगर बदल रहा है वो, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने कहा जी लीज रेंटल है तो हम इसका पीरियड लाते हैं, इसका कैश फ्लोज लाते हैं, डिस्काउंट फैक्टर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। तो लीज रेंटल एडवांस में है जी 0 से 3 तक। इसके कैश फ्लोज रुपीज इन मिलियन में कितना ऑफर है जी? 7 मिलियन। तो 1 से 4 35% कितना बनता है इसका टैक्स सेविंग? 2.45 एंड देन डिस्काउंट फैक्टर। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीपी की है 20%, प्रेजेंट वैल्यू
और लीजिए जी इस ऑप्शन की पीवी क्या बनती है। अगर लीज पे एसेट लें तो हमारी पीवी क्या बन रही है। ये नेगेटिव ही आएगी यकीनन, क्योंकि एसेट कैश हमने सिर्फ लिए हैं 15.39 नेगेटिव। अगर एसेट लीज पे लें तो हमारे कैश फ्लोज क्या है, और दूसरी ऑप्शन क्या है, बोरो एंड बाय, यही है ना, बोरो एंड बाय। लेकिन इसमें कहानी क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। बोरो एंड बाय तो हमने उसका भी देखा था, नहीं कहानी तो सेम नहीं है। जो डीएस लीजिंग का भी बोरो एंड बाय था, उसका रेट शायद फर्क है, उसका रेट 16% था। द लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, नहीं इसकी पेमेंट का तरीका फर्क है। लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विल बी प्रीपेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका तरीका थोड़ा फर्क है। तो बहरहाल जी हम अब बाय की ऑप्शन के कैश फ्लोज बनाते हैं। क्योंकि बोरो एंड बाय है तो हमारे कैश फ्लोज होंगे, रीपेमेंट एक होगा, इस रीपेमेंट में हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ले लेते हैं, ऐसा ही है ना। इंस्टॉलमेंट जो हमारी बनती है इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी, ऐसे बनेगी। फिर हम टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लेंगे, फिर हम रेजिडुअल वैल्यू लेंगे, और फिर हम टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन लेंगे। और ये जाएंगे हमारे 1 से लेके 5 तक एरियाज में जा रहे हैं ना, ऐसा ही है। 1 से 5 तक जाना है जी। सो 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5 रुपीज इन मिलियन। अच्छा जी, हम वर्किंग 1 ऊपर हम कर चुके हैं डेप्रिसिएशन के लिए। वर्किंग 2 हम एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए करते हैं। वर्किंग 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, इस केस में इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है जी, प्रिंसिपल डिवाइडेड विद एन्युटी फैक्टर, प्रिंसिपल डिवाइडेड विद एन्युटी फैक्टर। तो प्रिंसिपल क्या है जी यहाँ पे हमारा, कितनी वैल्यू का एसेट है, 20 मिलियन का। एन्युटी फैक्टर 18% 4 ईयर, 18% 4 ईयर एन्युटी फैक्टर 2.69, 2.690। तो क्या है जी एनुअल इंस्टॉलमेंट 7.43 मिलियन, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई थी। अब इसका हम रीपेमेंट शेड्यूल बना लेंगे। ये एनुअल इंस्टॉलमेंट तो फीड कर देना 7.43, 4 इंस्टॉलमेंट है 7.43, 7.43, 7.43, 7.43। ठीक हो गया जी। प्रिंसिपल ओवर एन्युटी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर जिस रेट पे लोन मिल रहा है ईएफटी बैंक से, बीपी को 18%, और कितने साल का लोन है, 4 साल का, 18% 4 साल का एन्युटी फैक्टर डिवाइड किया, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट इक्वल इंस्टॉलमेंट आ जाती है ऐसे हमारे पास। अब हमें टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट, इसके लिए हमें रीपेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। वर्किंग 3, इसका पिछला तो रीपेमेंट शेड्यूल ऐसा था ना, वहीं पे खड़े खड़े वर्किंग बनानी नहीं पड़ी, हमने वहीं पे कर लिया था, क्योंकि इक्वल प्रिंसिपल पे हो रहा था। पहले साल 20 आउटस्टैंडिंग, दूसरे साल 15 आउटस्टैंडिंग एंड सो ऑन। बट यहाँ पे जरा तरीका फर्क होगा, हमें यहाँ पे कंप्लीट रीपेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जैसे कल हमने सीखा था। स्टार्टिंग विद 0, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज 20 मिलियन। देन पहला साल आएगा, आप रीपेमेंट स्टार्ट करेंगे। रीपेमेंट में इंटरेस्ट भी है और रीपेमेंट में प्रिंसिपल भी है। आपकी पहली किस्त जानी है, पहला इंटरेस्ट होगा जी, किस रेट पे इंटरेस्ट है, 18% पे। तो 20 मिलियन पे 18% के हिसाब से पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 3.6। प्रिंसिपल पहले साल कितना जाएगा, 7.43 माइनस 3.6, पहले साल का प्रिंसिपल कितना गया, 3.83। देन पहले साल के एंड पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 20 माइनस दिस 16.17। रीपेमेंट शेड्यूल हमारा बनना शुरू हो गया जी। ईयर 2 16.17 का 18%, 2.91, 7.43 माइनस 2.1, दूसरी इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल कितना गया, 4.52। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना रह गया दूसरे साल के एंड पे,
11.65 11.65 पे 18%, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 2.1 जीरो जी। नेक्स्ट प्रिंसिपल कितना गया 5.33, रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना रह गया 6.32। लास्ट ईयर हमने कहा था लास्ट ईयर में प्रिंसिपल 6.32 से एडजस्ट होगा और बैलेंसिंग फिगर यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगी 7.43 माइनस 6.32 लीजिए जी। ये हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट की फिगर आ गई है। ये एनुअल इंटरेस्ट की फिगर हमने क्यों निकाली है? क्योंकि हम इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग कैलकुलेट करना चाहते हैं। यही था ना तरीका हमारा। इंटरेस्ट की फिगर आ गई है, हमने टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लेनी है और टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लेने का तरीका हम यहां पे ही लिख देते हैं कि टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट लेने का तरीका है कि आप इंटरेस्ट की फिगर को जो वर्किंग थीम में आपने कैलकुलेट की है इसको 35% से मल्टीप्लाई कर दें। 35% टैक्स रेट है और टैक्सेस आर इन एरियर्स। तो पहले साल का इंटरेस्ट आपका है 3.6 इंटू 35%, 2 में आएगा 3.6 इंटू 35% 1.26, 2.991 इंटू 35 1.02, 2.1 into 35%, and last 1.11 into 35%. बीपी अगर लोन ले इक्वल इंस्टॉलमेंट ये जाएंगी उसकी, और इन इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट का पोर्शन है उस पर टैक्स सेविंग एरियर्स में उसको ऐसे आनी है। रेजिडुअल वैल्यू एसेट बीपी का बाय करे, एसेट डीएस बाय करे, वही है जो ऊपर हमने यूज की थी ना। रेजिडुअल वैल्यू तो वही रहेगी जो यहां पे यूज हुई, कितनी थी 2 मिलियन, और बाय द वे ये भी वही रहनी है। टैक्स लॉबल डेप्रिसिएशन है ना, जो डीएस को मिलनी है वही बीपी को मिलनी है। तो इनको लेके आइए जनाब। रेजिडुअल वैल्यू है ईयर 4 में 2, ईयर 4 में 2। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन हम वर्किंग 1 से ले आते हैं। वर्किंग 1 में डेप्रिसिएशन था, वो हमने कैलकुलेट की हुई थी वर्किंग 1 में डेप्रिसिएशन वर्किंग 1 में, और उसको 35% से मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यूज ली हुई थी। और पहले साल की पहली वैल्यू 1 में आ रही कितनी थी 2.28, दूसरी 0.47, 43, 38, 2.74। अच्छा जी, एक चीज हमारी यहां पे रहेगी बाय के केस में कि ये लीज जो है ना, ये मेंटेन्ड एसेट की लीज है। तो बाय में भी हमें मेंटेन्ड एसेट की कॉस्ट चाहिए। अगर बीपी एसेट बाय करेगा तो उसको मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बीपी एसेट लीज पे लेगा तो लीज रेंटल में मेंटेनेंस कॉस्ट शामिल है ना। ये मेंटेन्ड एसेट, मेंटेन्ड बट अनइंश्योर्ड, तो ये भी मेंटेन्ड बट अनइंश्योर्ड पूरे करने हैं। इसमें अभी हमने मेंटेनेंस कॉस्ट हमें ऐड करनी है, हमें मेंटेनेंस कॉस्ट लेनी है और उसकी एसोसिएटेड टैक्स सेविंग भी यहां पे लेनी है। मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी एसोसिएटेड टैक्स सेविंग। बेटा वो डीएस की फिक्स है, पूरा जुमला पढ़िए। डीएस ने जो सर्विस देनी है, डीएस के पल्ले से कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए बेटा कहा जाता है सवाल को बार बार पढ़ना जरूरी होता है। पहली दफा में आप सारे फैक्ट्स पिक नहीं कर पाते, दूसरी तीसरी में पढ़ते हैं तो फिर आपके फैक्ट्स फुली आपके कैप्चर होते हैं। तो 3% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन सालाना कॉस्ट पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन है 20 मिलियन, 3% बना 0.6। तो जनाब मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल 0.6 एंड 0.6 पड़ेगी। और टैक्स सेविंग ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट 35% के हिसाब से कितना 0.21 जी जनाब। अब आप इनकी नेट कैश फ्लो यहां से बनाइए। डिस्काउंट फैक्टर वही जो पिछली ऑप्शन में लिया, क्या था 20%। बीपी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है ना। पीवी लाइए और फिर इसका सम बना लीजिए, एंड देन यू कैन कंपेयर द टू ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन चीप है। लीजिए जी, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को, एंड देन विल डिसाइड विच ऑप्शन इज बेटर।
13.64. 13.64 negative if you go for buy and 15.39 if you go for lease. So for BP, borrow and buy is cheaper option. ठीक है, for BP borrow and buy is cheaper option. जी कोई सवाल? कोई सवाल जी? तो हमने लेसर के सारे सिनेरियोज कवर किए एक कंप्रिहेंसिव केस के थ्रू, और लेसी के केस की भी हमने रिवीजन कर ली इस सवाल में डीएस के। एक ही सवाल में लेसर और लेसी दोनों हमें टेस्ट किए गए थे। एनी क्वेश्चन? अच्छा, वी टेक 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे पास पेपर का। अच्छा जी, तो हमने लेसर का केस और लेसी के केस को सबको कवर कर लिया। अब हम आगे थोड़े जेनेरिक 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, और उसमें मैंने कोशिश की है कि थोड़ा से जो आउट ऑफ नॉर्मल रूटीन है क्वेश्चन को टच किया जाए। तो एक ज़रा पुराना ही क्वेश्चन है मेरे पास, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसको हम देखेंगे। फिर आगे हम कुछ 2-3 लेंथी क्वेश्चन है उन पे भी हम जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, यूवीडब्ल्यू रेंटल सर्विसेज, नंबर 9 का क्वेश्चन है ये। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, एडवाइज वेदर द मैनेजमेंट शुड रिप्लेस द जनरेटर और ओवरहॉल एंड कंटिन्यू टू यूज द एग्जिस्टिंग वन। ओवरहॉल करें जनरेटर को या रिप्लेस करें जनरेटर को, या ओवरऑल करके पुराने जनरेटर से काम चलाएं। ये 2 ऑप्शन दी गई हैं। लेट्स रीड द डाटा और फिर देखेंगे इसको कैसे हल करना है। पार्ट बी को बाद में देखेंगे जी। UVW Rental Services, a partnership concern, is in the business of providing power backup solutions to its corporate clients at present. It is the policy of the company to replace the old power generator with a new one after every 3 years. During the recent management meeting, the operation manager informed that 350 kVA generator has reached its replacement period. He suggested that since the replacement cost of this generator has significantly increased due to depreciation of rupee, company should not dispose of the generator at the end of its replacement period and rather get it overhauled and continue. The following information relating to generator is available. Cost of the generator जो हमारे पास पड़ा हुआ है, उसकी WDV, estimated cost of overhauling, current disposal value and current replacement cost. ठीक है जी, ये हमारे पास जो जनरेटर है उसका डाटा, और ये अगर हमने नया खरीदना है उसकी डिस्पोजल वैल्यू पुराने की, नए की रिप्लेसमेंट कॉस्ट. इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर ओवरहॉलिंग the generator can be used for another 2 years. However, running cost of the overhaul generator would be 440 per hour, which is 10% higher in comparison with the running cost of the new generator. Overhaul generator would be sold after 2 years at a value of 15% of current replacement cost, while the new generator is expected to fetch 25% of current replacement value after 3 years. Company rents out generator at 2000 per hour and such generator are hired for approximately 2500 per annum irrespective of their age. मतलब पुराना जनरेटर हो, नया जनरेटर हो, साल का 2500 घंटे किराए पे चढ़ेगा, 2000 रुपये घंटा किराए पे चढ़ेगा। नए पुराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नए पुराने से फर्क पड़ेगा तो यहां पे फर्क पड़ेगा। The company cost of capital is 17% per annum before adjustment for inflation. The rate of inflation is 8%. The company receives all payments after deduction of tax at the rate of 6%, which is considered full and final settlement of its tax liability. अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ हमें शायद कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस सवाल में। एक नई चीज़ तो सबसे पहले जो हमें सीखनी है वो ये है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था इससे पहले कि क्वेश्चन में लिखा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17%, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17% या रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17%। हमने तो ये पढ़ना सीखा था। हमने कहा था अगर मनी या नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया गया है, ओके, क्लियर इंफॉर्मेशन है। रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया गया है, क्लियर इंफॉर्मेशन है। अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया गया है तो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है तो हम इसको मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही पढ़ते हैं। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर एनम बिफोर एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन, अच्छा, ये टर्म आपको सिर्फ आईकैप के सवालों में मिलती है और किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है कि आईकैप की डिक्शनरी में इसका मतलब है मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ICAP की डिक्शनरी में इसका मतलब है मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% है, इन्फ्लेशन 8% है। अच्छा जी, अब हम जरा अप्रोच की बात करें। क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आ जाए, हमने पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आ जाए तो हमें देखना पड़ता है कि हमें रियल अप्रोच पे क्वेश्चन को हल करना है या नॉमिनल अप्रोच पे हल करना है। तो व्हाट इज योर लर्निंग सो फार, हमें इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से हल करना है? बेटा रियल अप्रोच या नॉमिनल अप्रोच, ऑप्शंस तो दो हैं, दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन हमने यहां पे रियल अप्रोच से इन ऑप्शंस को कंपेयर करना है या नॉमिनल अप्रोच से कंपेयर करना ऑप्शंस को? रियल से। व्हाई? सॉरी, तो जाओ जरा नोट्स पे क्या लिखा हुआ, जब टैक्स की कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो तो क्या करना होता है? नोट्स पे जाओ, कौन से पेज पे, किस पेज पे है ये गाइडलाइन रियल नॉमिनल वाली? पेज 44 पे क्या कहती है गाइडलाइन? जी, टैक्सेशन इन्वॉल्व हो तो क्या करें? रियल अप्रोच इज यूज ओनली व्हेन, इस तरह की बात है ना यहाँ पे, क्या है? व्हेन कंपनी इज नॉट पेइंग टैक्सेस एंड वन इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट्स द कैश फ्लो एंड, तो इज कंपनी पेइंग टैक्सेस? कंपनी इज पेइंग टैक्सेस। अच्छा, एज पर दैट गाइडलाइन यहाँ पे रियल नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे रियल लगनी है। क्यों लगनी है मैं बताऊंगा अब आपको। मैं एज पर दैट गाइडलाइन नहीं लगती, लेकिन अब मैं इसका रैशनल क्लियर करूंगा। मुझे लगता है उस वक्त हमने बात की थी, इसका लॉजिक क्या, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। क्यों हम कंपनी टैक्सेस पे करे तो मनी अप्रोच पे जाते हैं, वाई? उसका जवाब मैंने वहां पे आपको नहीं दिया था, मैंने उसको पकड़ लो, भी आगे चल के बताऊंगा। एंड ऑल द टाइम यहां पे आपको उसका वजह बताने की जरूरत है। कंपनी टैक्सेस पे करे, इस पॉइंट को मैं थोड़ा मजीद एलैबोरेट करता हूं। कंपनी टैक्सेस पे करती हो एंड टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन इज इन्वॉल्व्ड, उस पॉइंट को थोड़ा एलैबोरेट कर लो आप जरा। बेशक पेज 44 क्या था, 44 था ना, उसको जाकर एलैबोरेट कर लो। कंपनी इज पेइंग टैक्सेस स्टार के साथ एलैबोरेट कर लो। कंपनी पेइंग टैक्सेस एंड टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, मतलब ओनली पेमेंट ऑफ टैक्सेस नो क्राइटेरिया, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन। लाइक इन दिस केस, क्या टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व है टैक्स की कैलकुलेशन में? मिनिमम टैक्स केस है ना, टैक्स की कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब यहां पे कंपनी इज पेइंग टैक्सेस वाली क्लॉज अप्लाई नहीं होती। कंपनी इज पेइंग टैक्सेस वाली क्लॉज कब अप्लाई होगी? जब टैक्स की कंप्यूटेशन में डेप्रिसिएशन भी इन्वॉल्व है। यहां पे टैक्स की कंप्यूटेशन में डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व नहीं है, तो फॉर द पर्पसेज ऑफ रियल और नॉमिनल अप्रोच ये वहां पे क्वालिफाई नहीं होता। तो उसके बाद तो बात रहेगी इन्फ्लेशन रेट की, वो तो एक ही है। इसका मतलब रियल अप्रोच कैन बी फॉलोड, रियल अप्रोच कैन बी फॉलोड हियर। तो टैक्सेस पेमेंट इज नॉट इनफ, टैक्स की कंप्यूटेशन में टैक्स डेप्रिसिएशन की इन्वॉल्वमेंट भी होगा। मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन की इन्वॉल्वमेंट के बाद अगर टैक्स की कैलकुलेशन आप कर रहे हो, टैक्स पेमेंट डिटरमिन कर रहे हो, तो फिर हम उसको फॉर द पर्पसेस ऑफ रियल और नॉमिनल टैक्स वाला केस समझते हैं। इस केस में हमारे टैक्सेस रेवेन्यू पे आ रहा है, ये 6% रेवेन्यू पे काट रहा है, मतलब टैक्स की कंप्यूटेशन में डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व नहीं है। तो फॉर द पर्पसेस ऑफ रियल और नॉमिनल केस ये हमारा टैक्स कंप्यूटेशन, ये टैक्स पेमेंट में क्लासिफाई नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब जब हमने एलैबोरेट कर लिया, ये इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को रियल अप्रोच से करना है। हमें इन्फ्लेशन यहां पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज ओनली वन इन्फ्लेशन रेट, कंपनी डज नॉट क्वालिफाई ऑन द टैक्स क्राइटेरिया एंड देयर इज ओनली वन इन्फ्लेशन रेट, सो वी शुड गो फॉर रियल अप्रोच। अच्छा जी, अब आ जाइए रियल अप्रोच की कहानी से। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें फ्यूचर कैश फ्लोज बनाने हैं। ऑप्शन नंबर 1, अभी ओवरऑल कराओ, 2 साल चलाओ। ऑप्शन नंबर 2, पुराना बेचो, नया खरीदो, 3 साल चलाओ। तो ये एक तरह के 2 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बन गए ना, एक तरह से 2 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बन गए हैं। दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्क है, दोनों की लाइफ फर्क है, दोनों की रेजिडुअल वैल्यू फर्क है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी डिफरेंट है। तो हम इन दोनों को 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो लेट्स डील विद दीज 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो पहले हम ओवरऑल एंड ऑपरेट की बात करते हैं। हम ओवरऑल कराएं और फिर हम इससे रेंटल इनकम लें और ऑपरेटिंग कॉस्ट पे करें और फिर रेजिडुअल वैल्यू अर्न कर लें। यही आइटम बनती है जी हमारी। हम इनको
ईयर वाइज हम पीरियड लेते हैं, हम कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करते हैं, हम डिस्काउंट फैक्टर लेके आते हैं और फिर हम पीवी ले लेंगे। हम ईयर वाइज कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर एंड पीवी, और डिस्काउंट फैक्टर हम लाएंगे वर्किंग वन से जो कि रियल रेट होगा, हमने इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं करनी। तो वर्किंग वन में पहले हम रियल रेट ले आते हैं जी। फिशर फार्मूला 1 प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई। एम is the money discount rate which is given as 17%, 1.17. Real rate हमें determine करना है, inflation rate is given as 8%. लीजिए solve it for R. This is the Fisher formula. इससे हम real rate निकालेंगे क्योंकि हमने real approach से क्वेश्चन को हल करना है। कितना जी? 8%। लीजिए जी हमारा रियल रेट भी 8% आ गया, ये हमारा जी रियल रेट आ गया 8%। अब हम कैश फ्लो लेते हैं, हम कैश फ्लो लेते हैं तो हमें ओवरऑल कराना है। सबसे पहले हम कैश फ्लोज को, फिगर्स बड़ी हैं, रुपीज़ इन 1000 में ले लें, हम इनको रुपीज़ इन 1000 में ले लेते हैं जी। हमें आज ओवरऑल कराना है, कितने का होता है ओवरऑल? 0 में ओवरऑल कराएं 2200 का। फिर आप इसको रेंटल पे दें, कितने साल चलेगा ओवरऑल जनरेटर? 2 साल। ओवरऑल जनरेटर की लाइफ तो 2 साल है। और रेंटल होगा जी इसका 2500 घंटे 2000 रुपए के हिसाब से, और विदहोल्डिंग टैक्स के बाद हमें कितना पैसा मिलेगा सालाना? ऐसा ही है जी, 6% टैक्स काट दिया ना, कितना पैसा मिलेगा सालाना? सॉरी 4700 470 आ रहा है बेटा, रुपीज़ इन 1000 में कीजिएगा ना। तो हमारा 2500 घंटे सालाना है, 2000 रुपया पर आवर कराया है, और 6% डिडक्शन होनी है, 4700 है। अच्छा जी, और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी 2 सालों की हम लेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी 2 सालों की अगर हम लें तो ये जनाब हमारा 2500 घंटे ज़रब ओवरऑल में 440, ठीक है जी, दैट्स इट, 440। लीजिए रुपीज़ इन 1000 में बताइए। 1100 ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, और रेजिडुअल वैल्यू ओवरऑल के केस में 2 साल बाद एसेट बिकेगा, और ओवरऑल के केस में रेजिडुअल वैल्यू विल बी 15% ऑफ करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच इज़ 5250 का 15%। कितनी बनी? 787 लीजिए जी, कैश फ्लोज आ गया ओवरऑल एंड ऑपरेट फॉर 2 years एंड देन डिस्पोज ऑफ। 8% पे डिस्काउंट कीजिए। इस ऑप्शन की एनपीवी बताइए क्या है? %8 पे डिस्काउंट करके इस ऑप्शन की एनपीवी बताइए। जी जनाब, क्या आ रही है एनपीवी?
4894 रुपीज़ इन थाउजेंड में ये भी हमारी एनपीवी आ गई है जी। हमने ओवरऑल एंड ऑपरेट की कहानी देख ली, अब हम दूसरी कहानी भी देखते हैं और फिर मजीद डिस्कशन इस पर करेंगे। हम रिप्लेस एंड ऑपरेट, हम रिप्लेस एंड ऑपरेट की बात करते हैं। अच्छा जी, इस केस में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर हमें रेंटल इनकम आएगी, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगी और हमारी रेजिडुअल वैल्यू आएगी। यही आइटम रहेंगे ना कैश फ्लोज की, आइटम यही रहेंगी, वैल्यूज ज़रा बदलेंगी। तो देखते हैं जनाब यहाँ पे इस ऑप्शन के तहत हमारी वर्किंग कैसे चलती है। अगर आप अभी रिप्लेस करेंगे तो आपकी जेब से कितना पैसा जाएगा? 5250 का एसेट है और 945 पुरानी मशीन से रिकवर होगा। जीरो में आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है जी? ऐसी है ना कहानी। रिप्लेस एंड ऑपरेट, रिप्लेस करने का मतलब 5250 का नया एसेट खरीदो, पुराना बेचो 945, जेब से नेट कितना पैसा गया? 4305। रेंटल अब 3 साल आएगा आपको, लेकिन आएगा वही 4700, है ना। रेंटल इनकम तो नहीं बदलती। ऑपरेटिंग कॉस्ट जाएगी 3 साल, लेकिन अब जाएगी आपकी 2500 घंटे पे 440 नहीं, 440 तो 10% ज्यादा है, 400 कितनी बनी? 1000। और रेजिडुअल वैल्यू फिर 3 साल बाद आएगी और वो होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट का 25%। कितनी होती है जी ये? 1313। लीजिए जी, अब इस ऑप्शन की एनपीवी बना लीजिए जरा। इस ऑप्शन की एनपीवी क्या है कि अगर हम रिप्लेस एंड ऑपरेट करें, रिप्लेस एंड ऑपरेट करें तो एनपीवी क्या है? सिक्स 273 जी। यहां तक 2 ऑप्शन हमें दी गई थी, हमने 2 ऑप्शंस को उनके कैश फ्लो आइडेंटिफाई किए, उनकी एनपीवी कैलकुलेट कर ली, बट डिसीजन अभी हमें लेना है। उससे पहले थोड़ी सी बात पे हमें तवज्जो देनी है जी। कोई सवाल यहां तक? बेटा ये हम फ्यूचर कैश फ्लो मेजर कर रहे हैं ना, कि अगर मैं अभी आज से ऑनवर्ड इस ऑप्शन को फॉलो करूं तो मेरे नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, फ्यूचर कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है। अगर मैं इस ऑप्शन को फॉलो करूं तो इस प्रोजेक्ट से मेरे नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है। अगर मैं आज रिप्लेस करने का फैसला करता हूं तो पुराना बेचूंगा, फिर नया खरीदूंगा ना, तो नेट तो मेरी जेब से ये जाएगा आज। ठीक है, वहां पे नेट जा रहा है 2200 का ओवरऑल और यहां पे नेट जा रहा है वी नीड 4305 का फंड। इतना पैसा चाहिए ना हमें आगे चलने के लिए। इस ऑप्शन पे चलना है तो आज इतना पैसा चाहिए, इस ऑप्शन में चलना है तो आज इतना पैसा चाहिए, एंड देन फ्यूचर। अच्छा, यहां पे अब हमने हमारे लिए 2 प्रोजेक्ट की ऑप्शन देखता कि बनी, जो कंपैरिजन जिनका हम करने जा रहे हैं। हमने तो कंपैरिजन में वैसे पढ़ा है जिस ऑप्शन की एनपीवी हायर पॉजिटिव है उसको ले लो, लेकिन यहां पे एक चेक आ गया। क्या चेक आ गया? 1 की लाइफ 2 साल है, 1 की लाइफ 3 साल है। और हमने एक कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा था कि जब 2 प्रोजेक्ट्स की लाइफ डिफरेंट हो तो हम लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं कर पाते। फिर हमें लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होता है? EAC का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, पीवी को एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करो, एनुअल बेनिफिट निकालो। ये हमारी है पीवी 2 साल के बेनिफिट की, ये हमारी है पीवी 3 साल के बेनिफिट की। दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, 2 साल के रिटर्न को 3 साल के रिटर्न से कंपेयर करके फैसला नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे हम? दोनों के एनुअल रिटर्न डिटरमिन करेंगे और उसके लिए हम लाएंगे एन्युटी फैक्टर, यहां पे लाएंगे हम एन्युटी फैक्टर, यहां पे, यहां से हम एस्टेब्लिश करेंगे। तो जनाब इस केस में एन्युटी फैक्टर रहेगा 8% 2 साल, 2 साल की लाइफ है ना, 8% 2 साल का एन्युटी फैक्टर उठाइए।
तो वो है जी 1.783। तो यहां पे इक्वल एनुअल बेनिफिट क्या आया? 2745। और इधर एन्युटी फैक्टर आएगा 3 साल का, 8% 3 साल 2.577। तो यहां पे एनुअल बेनिफिट कितना बना? 2434। लीजिए जी, एनुअल बेनिफिट हमारे पास आ गया दोनों ऑप्शन का। अब ये दो ऑप्शन कंपेरेबल है। नाउ दीज टू ऑप्शंस आर कंपेरेबल। हम कहेंगे ऑप्शन विद द हायर बेनिफिट विल बी प्रेफर्ड। एनुअल बेनिफिट यहां पे ज्यादा है, तो हमारा डिसीजन है ओवरऑल एंड ऑपरेट। ओवरऑल एंड ऑपरेट ऑप्शन इज रिकमेंडेड एज दिस ऑप्शन इज ऑफरिंग हायर एनुअल रिटर्न। ये हायर एनुअल रिटर्न ऑफर कर रही है, इसलिए ये ऑप्शन बेहतर है। तो यहां पे जिस तरह हमने एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन में सीखा था कि आप दो ऑप्शन कंपेयर कर रहे हो, दोनों की लाइफ फर्क है, तो कंपैरिजन के लिए एनुअल कॉस्ट निकाल लो। वो ये उसूल यहां पे लगता है। आप दो प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटीज कर रहे हो जिनकी लाइफ डिफरेंट है, तो फिर कंपैरिजन एनपीवी की बेसिस पे नहीं होगा, एनुअल बेनिफिट की बेसिस पे होगा। ठीक है, वही ईएसी वाला कॉन्सेप्ट है, बट एनुअल बेनिफिट में कन्वर्ट हुआ। वहां पे कॉस्ट होती थी, एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता था। यहां पे बेनिफिट है, एनुअल बेनिफिट में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन बेहतर है हमने बताई जहां पे एनुअल बेनिफिट ज्यादा है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, पार्ट ए वी आर डन। हमसे पार्ट ए में पूछा गया था कि एडवाइज वेदर द मैनेजमेंट शुड रिप्लेस द जनरेटर और ओवरऑल एंड कंटिन्यू टू यूज द एग्जिस्टिंग वन। तो हमने कहा जी ओवरऑल एंड कंटिन्यू इज द बेटर ऑप्शन। हमने एक डिसीजन क्राइटेरिया डिसाइड किया, उसके मुताबिक ओवरऑल एंड कंटिन्यू हमने रिकमेंड कर दिया। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए के साथ। नाउ देयर इज पार्ट बी एज वेल। पार्ट बी एज वेल विच इज अबाउट सेंसिटिविटी आई बिलीव। तो बिल्कुल जी, पढ़ते हैं जी कैसी सेंसिटिविटी है ये। वो कहता है जी कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग एट विच द मैनेजमेंट वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन द टू ऑप्शन। बट अभी हम कह रहे हैं ओवरऑलिंग इज अ बेटर ऑप्शन। ओवरऑलिंग कॉस्ट में कितना इजाफा आ जाए कि वो प्रोजेक्ट जो है मैनेजमेंट इंडिफरेंट हो जाए। और मैनेजमेंट इंडिफरेंट कब होगी? जब दोनों की ईएसी बराबर हो जाएगी। अब यहां पे एनपीवी बराबर नहीं होनी, यहां पे ईएसी बराबर होनी है। ईएसी बराबर होने का मतलब, ईएसी बराबर होने का मतलब यहां पे ईएसी 2434 आए, ऐसा ही है। इसका मतलब यहां पे एनपीवी कितनी आए, मल्टीप्लाई करो 1.783 से। ये मैं रफ वर्किंग जैसे आपके सामने कर रहा हूं। कितनी एनपीवी आए? 4340। अगर इस ऑप्शन की एनपीवी 4340 आए तो इस ऑप्शन की एनुअल बेनिफिट 2434 है, जो कि इस ऑप्शन के बराबर आ जाता है। इस केस में मैनेजमेंट इंडिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो जनाब अब हमें बताना है कि हमें अब इसको मैथमेटिक्स थोड़ी सी हमने दिमाग लगाना होता है। जरूरी नहीं कि हमारा हर जगह वो जो हमने साइंस पढ़ी हुई है ना कि फार्मूला एनपीवी ओवर पीवी ऑफ वेरिएबल उसका हल हो जाए, या हमने कहा जी एनपीवी डिफरेंस ऑफ एनपीवी ओवर उससे हल हो जाए। जरूरी नहीं कि ऐसे हर चीज़ हमारी हल हो। हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हमें थोड़ा सा बात का मॉडिफाई भी करना पड़ता है। चीज़ यहां तक समझ आ गई हमें? हमारी एनपीवी यहां से यहां जाए और जाए सिर्फ इस वेरिएबल के बदलने से। ये तो ऑलरेडी पीवी में। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है दोनों वैल्यूज का? 554। तो ये कॉस्ट 2200 प्लस 554 हो जाए, मतलब 2754 हो जाए। ऐसा ही है ना? ये 2754 होगी तो ये एनपीवी यहां पे पहुंच जाएगी। हमने कहा जी हमारी एनपीवी यहां से यहां पे आए तो कंपनी इंडिफरेंट होती है। यहां से यहां एनपीवी आने का मतलब एनपीवी में इतना ड्रॉप, और ये सारा ड्रॉप क्योंकि इसमें आना है, ये ऑलरेडी पीवी में है, तो 2200 में 554 का इजाफा, मतलब नेगेटिव 554 बढ़ेगा तो हमारी एनपीवी इधर पहुंच जाएगी। इधर एनपीवी पहुंची तो कंपनी इंडिफरेंट है। अब सवाल क्या है? द परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज जो आप निकालेंगे
वो आप ऐसे निकाल के बता दोगे कि भाई 4894 माइनस 4340 ओवर, और 4340 कहाँ से आया वो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखानी तो वो भी दिखा दो। 2434 मल्टीप्लाइड विद 1.783, कॉन्सेप्चुअली शायद इसको आप प्रेजेंट ऐसे कर रहे होगे, ओवर 2200। तो जनाब परसेंटेज इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट मेकिंग कंपनी इनडिफरेंट। जी कितना है, कितने परसेंट? ना बेटा परसेंटेज बताओ। 554 ओवर 2200 आ रहा है, 25.19 सॉरी 25.19%। तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट 25.19% से अगर बढ़ जाए, 2200 में 25.19 का इजाफा आए, तो कंपनी इनडिफरेंट हो जाती है दोनों ऑप्शंस के दरमियान। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, हमारे एजेंडे पे अभी 3 क्वेश्चन हैं जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन रिलेटिवली रिसेंट अटेम्प्ट के हैं। 19-20 का क्वेश्चन है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन ज़रा लेंथी हैं, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है कि क्वेश्चन को हम आज शुरू कर सकें। तो इंशाअल्लाह कल हम आगे जो क्वेश्चन हमारे एजेंडे पे हैं, नोट्स में पेज 71 पे मार्क्ड है, क्वेश्चन नंबर 31, 33 एंड 34, ये हम क्वेश्चन फिलहाल करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। ये क्वेश्चन में रेड लिमिटेड में मैंने शायद बात की थी आपसे, सेंसिटिविटी एनालिसिस का केस मैंने छोड़ा था, याद है ना? सेंसिटिविटी एनालिसिस का केस छोड़ा था मैंने, कहा आगे चल के बताएंगे, तो वो केस इस पर डिस्कस होना है। सेंसिटिविटी एनालिसिस में आ रहा है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्वेश्चन है विद सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट, और जिसमें आखिरी केस जो हमने छोड़ा था वो इसमें कवर करेंगे हम। तो रेड, गोरी एंड इको, ये 3 कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन इंशाअल्लाह इन पे हम कल बात शुरू करेंगे, और फॉर श्योर नेक्स्ट वीक मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल हम डिस्कशन आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।